सीएनसी प्रोग्रामर बनना ना सबका गोल होता है। जब भी कोई नया स्टूडेंट सीएनसी शॉप फ्लोर में कदम रखा है तो उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो एक दिन एक्सपर्ट सीएनसी प्रोग्रामर बनेगा और एक बहुत अच्छी लाइफ लीड करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई साल मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग प्रोग्रामर बनकर भी सक्सीड नहीं होते। उनकी सैलरी सालों बाद भी 30,000 से 40,000 रुपए के ब्रैकेट में रुकी रहती। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक वर्किंग प्रोग्रामर हैं या फिर फ्यूचर में एक सक्सेसफुल सीएनसी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज हम उन रियल डीप और टेक्निकल रीजंस को समझेंगे जो आपकी अर्निंग को लिमिट कर देते हैं। मेरा सीएनसी का करियर काफी लंबा रहा है। 13 साल में मैंने प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन सपोर्ट और शॉप फ्लोर की धूल और शोर के बीच हर लेवल पे काम करा है। अपने सफर में मैंने काफी प्रोग्रामर्स एंड ऑपरेटर्स के साथ क्लोजली काम किया। मैंने नोटिस किया है कि सीएनसी फील्ड में एक बहुत बड़ा मिथ है, यानी एक गलत फहमी शुरू में ही लड़कों के दिमाग में डाल दी जाती है। वो मिथ ये है कि सारी की सारी जान प्रोग्रामिंग सीखने में लगा दो। एक बार कैड कैम सॉफ्टवेयर चलाना या फिर प्रोग्रामिंग आ गई तो लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत डायरेक्शन है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जो आपके करियर को गलत दिशा में ले जा सकते। तो अगर आप भी एक ही लेवल पे अटक चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इस चीज के ये 5 रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ प्रैक्टिकल मशीनिंग नॉलेज। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो आपकी ग्रोथ रोकता है वो ये है कि बहुत प्रोग्रामर्स जी कोड लिख लेते हैं लेकिन एक्चुअल कटिंग प्रोसेस और फिजिक्स को नहीं समझते। सीएनसी प्रोग्रामिंग की दुनिया में जी कोड और एम कोड का बहुत बड़ा रोल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक एवरेज प्रोग्रामर यहीं पर रुक जाता है। वो ये भूल जाता है कि जी कोड सिर्फ एक लैंग्वेज है। वो मशीन को ये नहीं बताती कि जिस मटेरियल को काटना है वो कितना हार्ड है, जिस टूल का इस्तेमाल करना है वो कितना प्रेशर झेल सकता है। टूल का बिहेवियर, चिप फॉर्मेशन और हीट जनरेशन, ये सब वो क्रिटिकल फिजिकल फैक्टर्स हैं जिन्हें एक आम प्रोग्रामर पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल मशीनिंग के दौरान टूल बहुत जल्दी वेयर आउट हो रहा है या टूट रहा है। आखिर ये क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कि टूल डिफ्लेक्ट हो रहा है, रिजिडिटी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। अगर इसका कारण डिफ्लेक्शन ही है तो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कटिंग फोर्सेस की वजह से टूल का अपनी जगह से थोड़ा सा बेंड हो जाना या फिर फ्लैक्स हो जाना। जब आपका टूल मटेरियल को काटता है तो सिर्फ टूल ही मटेरियल पर फोर्स नहीं डालता, बल्कि मटेरियल भी वापस टूल पर फोर्स लगाता है। अगर आपने टूल को होल्डर से जरूरत से ज्यादा बाहर निकाला हुआ है, जिसे हम ओवरहैंग कहते हैं, तो उसकी बेंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक डीप पॉकेट मिल कर रहे हैं और आपका टूल लंबा है तो आप नोटिस करेंगे कि पॉकेट का ऊपर का हिस्सा तो बड़ा बन रहा है और बॉटम का हिस्सा छोटा, यानी होल टेपर में जा रहा है। अब एक एवरेज प्रोग्रामर इस सिचुएशन में ऑफसेट चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। लेकिन एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर क्या करेगा? वो जानता है कि कोड में प्रॉब्लम नहीं है, कोड में जो आपने लिख दिया वहां पे मशीन को जाना चाहिए, लेकिन मशीन जा क्यों नहीं रही ये मशीन पे जाके पता चले। तो वो वहां पे क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि सबसे बड़े डायामीटर का टूल इस्तेमाल करे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायामीटर बढ़ने से टूल की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, या फिर जितना हो सके वो ओवरहैंग कम करे। और इसी तरीके से उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि प्रोग्राम्स आर जस्ट अ लैंग्वेज फॉर द मशीन। बाकी जो सारी चीजें हैं ना वो मशीन के ऊपर जाके सीखनी पड़ती हैं। रीजन नंबर 2 जिस वजह से प्रोग्रामर वहीं स्टक रह जाते हैं वो है कॉपी पेस्ट प्रोग्रामिंग एंड नो इनोवेशन। ज्यादातर प्रोडक्शन कंपनीज में मैंने ये देखा है, कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ा कल्चर है। बहुत लोग जब कोई नया पार्ट बनाने का टास्क मिलता है उन्हें, तो वो किसी एग्जिस्टिंग प्रूवन प्रोग्राम को कंप्यूटर में ओपन करते, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर, हल्के फुल्के कटिंग पैरामीटर्स, अगर मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है तो चेंज कर दिए, और नई जॉब के लिए उसे यूज कर लेते। अब ये अप्रोच स्टार्टिंग में तो टाइम बचाती हुई लगती है,
लेकिन एक्चुअल में ये आपके अंदर की इनोवेशन को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देती है। नया अप्रोच ट्राई नहीं करते आप, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे प्रोग्रामर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं धीरे धीरे, कि पहला प्रोग्राम कॉपी करके मॉडिफाई करना तो कोई भी कर सकता है ना, तो इसके लिए हमें 1 लाख का प्रोग्रामर क्यों चाहिए? इसके लिए तो 30-40 हजार के हम 10 प्रोग्रामर खड़े कर देंगे। अब एक रियल एग्जांपल से इस बात की ग्रेविटी को समझ, मान लीजिए कि आपकी शॉप फ्लोर पर एक पार्ट सालों से बन रहा है और उसका साइकिल टाइम 20 मिनट्स चल रहा है काफी सालों से। एक आम प्रोग्रामर कभी भी इस साइकिल टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में, खास तौर पर एरोस्पेस, डिफेंस या फिर मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में डेडलाइंस बहुत टाइट होती हैं। जल्दी चाहिए पार्ट, टाइम पे चाहिए पार्ट, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम होते हैं। एक पार्ट पे सिर्फ इतने % ही बचे। अगर आप एक पार्ट के साइकिल टाइम से कुछ सेकंड या मिनट भी कम कर देते हैं तो कंपनी को साल भर में लाखों रुपए का फायदा होता है। ऐसे रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन गहराई से करनी पड़ती है। इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों से उम्मीद होती है कि आप सिर्फ कैम सॉफ्टवेयर पर टूल पाथ ना बनाएं, बल्कि जी कोड लेवल पर जाके ना उस प्रोग्राम को एकदम एडजस्ट करें। कहाँ फीड बढ़ा सकते हैं, कहाँ फीड कम करनी पड़ेगी, कहाँ रैपिड पाथ को हम हटा सकते हैं, एयर कटिंग को हटा सकते हैं, ताकि हमारा पार्ट क्वालिटी में भी रहे, उसकी टॉलरेंस भी प्रॉपर बनी रहे, सरफेस फिनिश भी खराब ना हो और साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो जाए। जो प्रोग्रामर्स इस तरह के डीप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते और सिर्फ कॉपी पेस्ट पर निर्भर रहते हैं, वो इंडस्ट्री में इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। उनकी सैलरी बढ़ना या उनकी ग्रोथ रुकना फिर एक आम बात है। जब कंपनी को ही कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उनसे ज्यादा, तो वो उनको बेनिफिट क्यों देगी? रीजन नंबर 3, शॉप फ्लोर एक्सपीरियंस की कमी। ये बहुत बड़ी परेशानी है प्रोग्रामर्स के साथ। ज्यादातर जो लोग नए नए प्रोग्रामर बनते हैं ना, उनमें क्या चीज आ जाती है कि वो शॉप फ्लोर एक्सपीरियंस नहीं लेते, बंद कर देते हैं शॉप फ्लोर पे जाना। सिर्फ एसी ऑफिस या कंप्यूटर स्क्रीन पर कैम सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले प्रोग्रामर्स अक्सर प्रैक्टिकल इश्यूज को पूरी तरह से मिस कर देते। वर्चुअल दुनिया और रियल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। कंप्यूटर पर चलने वाली 3D सिमुलेशन में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, एकदम प्रॉपर कटिंग करता हुआ दिखता है। वहां टूल कभी नहीं टूटता और मटेरियल हमेशा सॉफ्ट बिहेव करता है। लेकिन जब वही कोड एक्चुअल सीएनसी मशीन पर चलाया जाता है तो ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। मशीन वाइब्रेशन, क्लैंपिंग इशू, कूलेंट का फ्लो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड पे आके ही समझ आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। आपने कैम सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सिमुलेशन एकदम सही आ रही, लेकिन जब ऑपरेटर ने वो प्रोग्राम मशीन पर स्टार्ट किया तो एक्चुअल मशीन पे बहुत ज्यादा चैटर आ रहा है और आवाज ऐसी आ रही है जैसे टूल टूटने वाला है। बस ये चैटर आखिर क्यों आता है? इसका जवाब मशीन वाइब्रेशन में छुपा है। वाइब्रेशन मेनली 2 तरह की होती है, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट। जब मशीन के कटिंग फोर्स और टूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तो रेजोनेंट वाइब्रेशन पैदा होती है जो सरफेस फिनिश को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक सॉफ्टवेयर इस वाइब्रेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता आपकी मशीन कितनी पुरानी है या टूल होल्डर कितना वेयर आउट हो चुका है। ये आपको मशीन पे जाने के बाद ही पता चलेगा ना। इसके अलावा क्लैंपिंग और फिक्सरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है चीजों में। आप किसी थिन वॉल पार्ट को, यानी पतली वॉल थिकनेस वाले पार्ट की मशीनिंग कर रहे हो तो क्लैंपिंग फोर्स बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर फोर्स ज्यादा हुई तो एल्यूमिनियम जैसा सॉफ्ट मटेरियल दब खराब हो जाएगा। अगर फोर्स कम हुई तो टूल के प्रेशर से पार्ट हवा में उड़ जाएगा। इसके साथ ही कूलेंट का फ्लो भी एक ऐसी चीज है जिसे प्रोग्रामर को फिजिकली देखना चाहिए। अगर आप एक डीप पॉकेट मिल कर रहे हो तो वहां पे चिप्स बाहर निकलने के लिए कूलेंट का फ्लो सही जा रहा है नहीं जा रहा। इन चीजों की उम्मीद आप ऑफिस में बैठ के कोड करते हुए बाहर वाले ऑपरेटर्स पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो नए हैं। अगर उनको इतना पता होता तो वो आपकी जगह बैठे होते। इसलिए आपको उनके साथ जाके एंगेज होना पड़ेगा, आपको मशीन पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। रीजन नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वीक होना। ये तो इतनी वीक है, मैं एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, मुझे दिन में इतने कॉल आते हैं छोटी छोटी चीज के लिए। सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर ये कंपोनेंट सही नहीं आ रहा, सर ये कोड सही नहीं चल रहा। खुद से कोशिश ही नहीं करते वो जानने की कि ये क्यों नहीं हो रहा, और फिर पूछते हैं कि सर आप इतना कैसे कमा रहे हो, हम यहाँ पे
कैसे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के लिए मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने यही चीजें करी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा रीजन जहाँ अक्सर प्रोग्रामर फंस जाते हैं वो यही है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत वीक होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। जब प्रोडक्शन इशू आता है, जैसे अचानक से डायमेंशन आउट आने लगे या फिर टूल टूटना शुरू हो जाए, तो कुछ प्रोग्रामर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते, वो रूट कोज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ऐसी गलतियां करते हैं जो कंपनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते। एग्जाम्पल के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, मशीन से निकला हुआ पार्ट जब क्वालिटी चेक के लिए गया तो पता चला कि एक होल की डायमेंशन ड्राइंग के हिसाब से थोड़ी आउट है। अब एक आम प्रोग्रामर इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो सीधा कंट्रोल पैनल पे जाएगा, टूल वियर में ऑफसेट माइनस करेगा और कंपोनेंट चला देगा, कंपोनेंट ठीक हो गया। लेकिन क्या ऑफसेट चेंज करने से असली प्रॉब्लम सॉल्व हुई? सिर्फ टाइम निकालने वाली बात हो गई है। क्या ये वाकई में ऑफसेट का इशू था या फिर टूल डिफ्लेक्शन या फिर किसी और चीज का इशू? एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर हमेशा प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है, जिसे रूट कोज एनालाइज कहते हैं। इंडस्ट्री में इसके लिए एक बहुत ही फेमस मेथड यूज होता है, 5 व्हाइस, यानी कि 5 बार पूछो क्यों 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 क्यों। ये मेथड 90s 30s में साकीची टोयोडा ने डेवलप किया था और हर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अब समझाता हूँ ये क्या है। एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर के सामने डायमेंशन आउट होने का इशू आया तो वो खुद से सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 1, डायमेंशन क्यों आउट आई? जवाब मिलता है क्योंकि होल टेपर बन रहा है। सवाल नंबर 2, होल टेपर क्यों बन रहा है? जवाब क्योंकि कटिंग के टाइम टूल डिफ्लेक्ट हो रहा था। तीसरा सवाल, टूल डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि टूल का ओवरहैंग जरूरत से ज्यादा है। चौथा सवाल, ओवरहैंग जरूरत से ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड टूल होल्डर डीप पॉकेट के अंदर जाकर टकरा रहा था। जब आप इस तरह से एनालिटिक तरीके से सोचते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम कोड या ऑफसेट की नहीं है, बल्कि सेटअप की, प्लानिंग की, टूल होल्डर की, किसी भी चीज की हो सकती है। प्रॉब्लम आने पे घबराएं मत, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। मेरा प्रोग्राम सही है, मेरा प्रोग्राम सही है, सब कुछ सही कर रहा हूँ सर, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। अगर यही चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी तो छोटी सी चीज भी आपकी आंखों से मिस हो जाएगी। और जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामर बन जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ कंपनी के मालिक की नजरों में ही नहीं, हर एक कंपनी की आदमी के नजरों में बढ़ जाती है। रीजन नंबर 5, कम्युनिकेशन गैप। पांचवा और आखिरी रीजन, जिसे मैं एक हिडन रीजन मानता हूँ, जो ज्यादातर दिखाई नहीं देता लोगों को, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अहमियत डालता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो है कम्युनिकेशन गैप। कभी कभी ऊपर के सारे रीजन सुधारने के बाद भी बहुत सारे स्किल्ड प्रोग्रामर्स भी अपने करियर में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ कंप्यूटर और मशीन से बात करना, इंसानों से नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक टीम एफर्ट होता है जहाँ पे सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर और क्वालिटी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इन सब लोगों को अपनी टेक्निकल बात समझाना और अपना लॉजिक क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एग्जांपल शिफ्ट हैंड ओवर के टाइम देख लो आप। मान लीजिए आपने दिन की शिफ्ट में एक नया प्रोग्राम बनाया और उसमें रफिंग के टाइम एक स्पेशल फीड ओवरहेड लगाया ताकि टूल ना टूटे। शाम को आप घर जाते टाइम नए बंदा जो आया है शिफ्ट पे ऑपरेट करने के लिए, उसको आपने ये एक्सप्लेन नहीं करा और उसने आते ही ओवरराइड हटा दिया। अगले ही मिनट में पूरी मशीन ट्रैश हो गई, क्रैश हो गई। इसमें गलती उस ऑपरेटर की नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, गलती है आपके कम्युनिकेशन गैप की। अगर आप अपने द्वारा बनाया गया बेस्ट से बेस्ट लॉजिक भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो विजिबल ही नहीं है, कंपनी को दिख ही नहीं रहा कि क्या कर रहे हो आप, आपने क्या अचीवमेंट हासिल करी। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि प्रॉपर सेटअप शीट बनाना, टूल लिस्ट तैयार करना और ऑपरेटर्स से उनका फीडबैक लेना भी होता। अगर आप मैनेजमेंट के पास किसी नए टूल या फिर नए सॉफ्टवेयर की डिमांड लेकर जाते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, तो वहां भी आपको क्लियर टर्म्स में समझाना पड़ता है कि ये चीज आपको क्यों चाहिए, कंपनी इसमें पैसा क्यों लगा है। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो इन 5 रीजंस को डिटेल में समझाने के बाद एक बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और आपको भी कर लेनी चाहिए कि सीएनसी प्रोग्रामर को कम सैलरी नहीं मिलती, बल्कि वो अंडर स्किल्ड या फिर लिमिटेड माइंडसेट के शिकार हो जाते हैं। अगर कोई प्रोग्रामर सिर्फ ड्राइंग देखकर सॉफ्टवेयर से टूल पाथ जनरेट कर रहा है और शॉप फ्लोर की रियलिटी से अनजान है, तो उसकी ग्रोथ हमेशा रुकी रहेगी।
तो मेरे बताए हुए इन 5 रीज़न्स को फाइंड आउट करो। देखो कि क्या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे-जैसे मैंने बताया है, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप उसे इम्प्रूव करो ताकि आपको दिन पर दिन खुद में डिफरेंस दिखे। इसके अलावा अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन और मैन्युफैक्चरिंग की इन बारीकियों को प्रैक्टिकली और डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट macaveda.com पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ कंप्लीटली इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग आपके लिए अवेलेबल है। और इसके साथ ही ईज़ी एक्सेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन मैकविदा सीएनसी क्लासेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड के लिए बनाई गई। सारे कोर्सेज मेरे इस वेबसाइट पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, प्री रिकॉर्डेड हैं, फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।